ओके ना। देखो, होन्स ने क्या कहा था कि पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्लियर नहीं आ रहा आवाज। क्या बात हाँ कर रहे सर, हो? Your आपकी वॉइस voice is क्लियर not नहीं है। clear, सर sir. पहले वाला सर अच्छा वो था। वीडियो Your पहले voice is वाला ही अच्छा very था सर। loud. लाउड और नहीं सर, Breaking, breaking. मफल्ड नॉइज नहीं आवाज आ बोल रही है, बहुत सकते। है। मफल्ड। Loud as लाउड well as नहीं। breaking. अजीब मफल्ड बोल आवाज आ रही सकते है। जरूर। अरे 1 सेकेंड, आवाज टूट रही है कि क्या हो रही है? तो मतलब ब्रेक नहीं नॉइज हो रही ऐसा सर माइक अभी। पास में रखा है ना, बहुत ऐसा आवाज आता बढ़िया है। हो रही है। हाँ। फट रही है सर। फट रही है? हाँ हाँ सर, आवाज फट रही है। ओके, अभी सेम। सेम सर, यस सेम। सर। थोड़ा थोड़ा अलग अलग। अरे सर आई डोंट पहले नो। वाला ही अच्छा था सर। पहले वाला अच्छा था। हाँ सर। अच्छा, अब कैसा? सर कुछ बोलो सर। अरे बोल दिया। ऐसा ही है सर। वैसा ही है। वैसा ही है। वैसा। हाँ सर, फट रहा है। अरे यार, रुको। सर आपका गला खराब है क्या? तो पहले कैसे अच्छे से आता फिर। अब कैसी आवाज है? हाँ सर, अब ठीक ये है। सही है असली सर। सर वाली अच्छी है। है। ठीक है। असली वाली है सर। बदतमीज लोग। अगले लिसन। पहले क्या नकली थी क्या। नहीं नहीं नहीं, पहले भी असली थी। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू यूज अ ब्लूटूथ, सो आई डोंट थिंक कि अगर पॉसिबल होगा ब्लूटूथ यूज करना इसमें, सर ठीक है? पूरा आवाज ही चेंज हो एनीवेज, गया था। हाँ होगा ना, आवाज तो चेंज होगा ना। कभी भी कोई डिवाइस लगाओगे उससे आवाज तो चेंज होगा ही ना। अच्छा, एनीवेज लिसन। Hornswoggle maximum multiplicity. मल्टी। Bap, bap. इसने क्या बोला? The pairing of electron in the degenerate orbitals of the same subshell will not takes place till each orbital gets an electron with the same spin. इसका मतलब क्या है? सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूं, ठीक है? मुझे पता है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज योर 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, electronic configuration, outermost electronic configuration, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6. कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, लिसन। Sir, हाँ बेटा बोलो। आप ऐसे अब तक कैसे लिखते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। I didn't get you. I didn't get you at सर all. डायरेक्टली आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो वो पूछिए। दृश्य हमने लास्ट क्लास में किया था ना। रिमेम्बर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का तुम बताओ, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्बा प्रिंसिपल फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। तो ऑब्बा प्रिंसिपल फॉलो करने करूंगा तो एक बार बताना जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका बेटा? 5 का। अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसका ऑब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2। अरे बेटा ये सिखा। 5 का ओके 2,3। अरे बेटा क्या मैं कह रहा हूँ सर? हेलो हाँ बेटा, ऑब्बा प्रिंसिपल क्या बताया था? ऑब्बा प्रिंसिपल का क्या बता था शॉर्टकट? इससे देखो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक तुम नहीं बताओगे ये करना कैसा है। सर मैं लास्ट क्लास नहीं थी क्यों? क्योंकि मैंने मैम को बोला था कि मैं एक सेकेंड। ओके फाइन। दृश्या इग्नोर। तुमने लास्ट क्लास का वीडियो देखा? हाँ देखा तो बट मेरे को यही समझा नहीं ना कि कैसे किया आपने। एक काम करो, पहले इसको देख लो दोबारा से, ठीक है, वीडियो को, एंड देन जस्ट मेक अ कॉल टू मी, देन आई विल टेल यू, ठीक है? ओके गाइस, बाकी सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया? यस हाँ यस सर, हाँ सर, हाँ सर। एंड हो सके ना आज के बाद कोई भी क्लास मिस मत करना, ठीक है? चाहे स्कूल के एग्जाम हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। लिसन, मैं 2p बना रहा हूँ, 2p, बिकॉज 2s2 सबका फील्ड होगा। टू पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं गाइस। यस सर। और मैंने इस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। 2p1 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन p में आएगा, हाँ या ना? जी हाँ। यस सर। अंडरस्टैंड दैट? Yes. पहला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लॉकवाइज भी आ सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। गेटिंग इट? इट कैन कम क्लॉकवाइज और इट कैन कम एंटी क्लॉकवाइज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। गेटिंग इट? ओके। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर p सबशेल के अंदर डालूंगा तो हुंड्स कहता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो डालोगे वो पैरिंग नहीं करेगा। वो कहता है मतलब पैरिंग कभी नहीं करवाऊंगा जब तक मैं हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न डाल दूं सेम स्पिन का। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा आना चाहिए इधर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Clockwise. अगर ये अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पे 3 डालने हैं तो क्लॉकवाइज, बाकी 2 क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन। क्लॉकवाइज। तो पैरिंग जब तक नहीं करूंगा जब तक तीनों ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता सेम स्पिन में। ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट। हाँ। अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालूं? फर्स्ट वाले में। पहले शेल अब में। पैरिंग First वाले में अब उल्टा हाँ। spin. पैरिंग हो जाएगा जब एक एक सबके पास आ गया सेम स्पिन में, तब बाद में पैरिंग हो जाएगा इधर। उधर उसका उल्टा। गेटिंग इट? इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर पैरिंग करवाऊंगा 4 5, और यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 पूरा ही नहीं है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 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 ये प्लीज बताओ ना, ये क्या बताना? इलेक्ट्रॉन देख वो इलेक्ट्रॉन कैसे डाले? मैंने बोला कोई भी सबशेल उठा ले, ठीक है, कोई भी सबशेल उठा ले। हाँ। कहाँ गया हूँ एनोटेट, कहाँ गया? या
कोई भी सबशेल उठा ले, हाँ सर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पी सबशेल उठाया, मैं पी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो हुंस ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन डालोगे या तो तुम क्लॉकवाइज डालो या तो एंटी क्लॉकवाइज डालो, फर्क नहीं पड़ता। तुम पेयरिंग तब तक नहीं करवाओगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में सेम एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता सेम स्पिन में। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाके पेयरिंग होगी। सिमिलरली अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तीसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, चौथा जाके पेयरिंग करेगा। गेटिंग इट? अगर मैंने डी सबशेल लिया, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे डाला, दूसरा कहाँ डालूंगा? सेम। तीसरा? सेम। चौथा? सेम। उसके बाद जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद छठा कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। अंडरस्टूड? यस। अंडरस्टूड? तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ में आया? हाँ जरा आप वो पीछे नियॉन का दिखाएंगे 2p6। हाँ, उसमें एक मतलब अपने हर एक के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाया, 2p6 के लिए भी हो सकता है ना बेटा कि एक बात बता, चाहे तू क्लॉकवाइज डाल या चाहे एंटी क्लॉकवाइज डाल, अल्टीमेटली तो यही होना ना। हाँ मर तो हाँ सर, जाएंगे, सेम ही हो मर तो जाएगा जाएंगे। दोनों भी। तो मैं दो अलग अरे अलग वो क्यों बनाऊं? ओके 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 गॉट। चलें आगे। सर एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, सर स्टार्ट जिससे होगा वही कंटिन्यू रहेगा, मतलब किसी हाँ से स्टार्ट हो हाँ। सकता। अगर क्लॉकवाइज से स्टार्ट करो तो क्लॉकवाइज से, अगर एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट करो तो एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? यस सर। ग्रेट। नूतन ऑफबर्ग गेम फर्स्ट। सर जरूरी थोड़ी ना है जिससे स्टार्ट करेंगे उसी से करना है। मतलब सर पहले क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे एलिमेंट में तो कुछ भी ले सकते हैं। अरे बेटा वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अगर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है पहले पहले ऑर्बिटल में, तो बाकी ऑर्बिटल में भी ओके सर, क्लॉकवाइज जाएगा ना। ठीक है। यस सर, एलिमेंट ले रहा है वो एक ही एटम के अंदर ऑर्बिटल ले रहा है ना। यस सर, समझा। हाँ तो दोनों ही सही हो ना, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। नाउ लिसन गाइस, आगे चलें। चलो वेरी गुड। तुमको पता है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और वो स्पिन कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यस सर। तो है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करेक्ट? अच्छा अच्छा नहीं, थंब रूल देखा, राइट हैंड साइड थंब हाँ रूल हाँ राइट हैंड रूल। बोलता है ना, Yes, राइट sir. हैंड थंब रूल, 10वीं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग सो इट डज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहा है इनसाइड द ऑर्बिटल, राइट?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ या ना? करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का ना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मतलब बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिक मोमेंट से कैलकुलेट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? n इंटू n+2 बोर पीएम मैग्नेटॉन। क्या है? बोर मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग इट? अब बोहर मैग्नेटॉन का एक वैल्यू होता है, आई गेस मैंने कॉपी किया था, आएगा। या और प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ? एक मिनट बेटा, एक बोहर मैग्नेटॉन जो है ना, थोड़ा एनलार्ज करो सर। रुक जा बेटा, सब कर रहा हूँ, मुझे पता है करना क्या है। Give me a minute, I'll do that. ठीक है, एक बोहर मैग्नेटॉन का ये वैल्यू है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये जनरली आंसर बोहर मैग्नेटॉन में ही लिखते हैं, ठीक है। सर हाँ सर आपने मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो फिर क्या होता है? आपने बोला था मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मोमेंटम। का जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट बताता है, ठीक है। और स्पिन करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है वो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन की टर्म्स में तुमको आंसर रखना है। अगर किसी को पता करना है बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होती है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। गेटिंग इट? बट हाँ, बस अभी इतना ही करना है, उसके बाद बताता हूँ क्या हो गया। हाँ, इंटेंसिटी मतलब सर वो यूनिट में टी क्या है उसके? क्या यूनिट में टी क्या है उसके? टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? क्या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एक टूल होता है जिससे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता लगता है। ये तुम कब करोगे? जब तुम 12th में पहुंचोगे, फिजिक्स के अंदर विस्तार पूर्वक करोगे। गेटिंग इट? अभी बस ये समझो, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा एटम का। गेटिंग इट? ये 1 bm का वैल्यू है क्या आपने दिया है वो? शाबाश मेरे लाल। अच्छा, इसने समझा। सर ये फॉर इलेक्ट्रॉन है ना? क्या फॉर ये वाला इलेक्ट्रॉन? फॉर्मूला वो मैग्नेटिक मोमेंट का n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? एटम के अंदर घूम रहे हैं, राइट? हाँ यस सर। हाँ, तो ये अल्टीमेटली एटम का निकला ना। यस सर। ओके, आगे चले। एक मिनट सर, लिखना है यस सर। सर। सर हाँ बेटा बोलो। पढ़ते हैं सर, जब आपने बोर मैग्नेटॉन लिखा था वो, उसके बाद आपने क्या बताया? वो लैग कर गया था वीडियो। बेटा मेरे बोर मैग्नेटॉन के बाद ये बताया कि कोई तुमसे बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू पूछने वाला है नहीं।
फिर भी तुम्हें आंसर देना है बोर मैग्नेटॉन की टर्म्स में, ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी सीन क्या है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है मॉलिक्यूल का। अब मुझे तो क्या बताओ क्या मैग्नेटिक मतलब होता है ग्रेवियर? बिहेवियर बाबा, अच्छा, बिहेवियर, बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ सर। हाँ, बिहेवियर कैसे रहेगा, क्या होता है बताता हूँ। अभी इतना तुमने लिख लिया तो आगे चलें। हाँ यस सर। हाँ सर लिख लिया। अच्छा, बीएम मतलब बोर मैग्नेटॉन, ये सिर्फ एक यूनिट है, ओम। उसको इतना लंबा चौड़ा मत ले, आंसर बीएम के अंदर ही लिखना है। √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, बस मतलब एक यूनिट है। फॉर्मूला है कि हाँ, बस पूरा फॉर्मूला है क्या है? वो। अच्छा ठीक है। और आंसर जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन की टर्म्स में लिखना है, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दो टाइप की स्पीशीज होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, it is like atoms / molecules / ions which have unpaired electrons सर आपने क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? and बेटा डेफिनेशन लिख रहा हूँ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की। atoms / molecules / ion which have unpaired electrons and because of that unpaired electrons these species have magnetic moment which is √n × n+2 Bohr magneton. Because of this magnetic moment, these molecules or these species will be attracted to external magnet. मतलब अगर कोई मैग्नेट तुमने लेके आया पास में इसके, तो क्या करेगा ये? अगर कोई भी मैग्नेट तुम इसके पास लेके आए तो क्या करेगा ये जितने भी मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज हैं, they will attract towards that magnet. Getting it? उन सारी स्पीशीज को कौन सा स्पीशीज कहते हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। अंडरस्टूड? यस सर। एक होता है डायामैग्नेटिक स्पीशीज। सर एक मिनट स्क्रॉल अप करोगे? सब करता हूं बेटा। डायामैग्नेटिक स्पीशीज पहले समझ लो होता क्या। स्पीशीज which doesn't have unpaired electron. अगर अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है और सारे इलेक्ट्रॉन पैड अप हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बचेगा इसके पास? 0। अगर सारे ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए विल बी 0।
Yes, sir. It doesn't have magnetic moment. And it is repelled by an external magnet. Getting it? लिख लो। सर उसमें कोई कैंसिल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट तो फिर रिपेल क्यों हो रहा है? बेटा क्योंकि मैग्नेट है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि नॉर्थ की जगह देखो यार, अगर कोई भी डायमैग्नेटिक स्पीशीज लेते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेट रखा, यहाँ नॉर्थ रखा, तो नॉर्थ यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस करता है, साउथ रखा तो साउथ इंड्यूस करता है, तो क्या करेगा ये? अरे किसी भी मैग्नेट को किसी भी चीज के ऊपर रगड़ते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ना उसके अंदर। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से इंड्यूस होता है डायमैग्नेटिक के अंदर कि वो रिपेल करता है। ठीक है सर, और पैरामैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। उस नॉर्थ की जगह साउथ आएगा, साउथ की जगह नॉर्थ आएगा, क्योंकि उसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑलरेडी हैं उधर, तो वो डायरेक्टली अपने अलाइन कर जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो नेट अट्रैक्शन होता है उसमें। बिकॉज उसके पास मैग्नेटिक फील्ड के पास होने की वजह से नॉर्थ साउथ उसमें ऑलरेडी है ना। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज में आई ऑलरेडी हैव नॉर्थ एंड साउथ, राइट? यस सर। हाँ सर पैरामैग्नेटिक समझा, डायमैग्नेटिक में पर क्यों उसमें अलाइन क्यों होता है? वो तो कैंसिल होना चाहिए। डायमैग्नेटिक के अंदर सीन क्या है, किसी भी मैग्नेट को अगर तुमने किसी भी चीज के ऊपर बहुत बार रब किया तो पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। यस सर, होता है। तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज में जब नेट डायपोल मोमेंट 0 है ना, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को इस तरीके से करता है कि नॉर्थ की जगह नॉर्थ आता है, साउथ की जगह साउथ आता है। ओके सर। ये मैग्नेट का डायमैग्नेटिक के साथ होता है। सर नीचे स्क्रॉल करो। सर which doesn't have unpaired electron and which have paired electron में कोई फर्क नहीं होगा ना? क्या? Which doesn't have unpaired electron and which have paired electron में कोई फर्क नहीं होगा ना? All the electrons should be paired, right? हाँ सर, वो स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूज हो रहा था इसलिए। All the electrons should be paired, और इसमें कंफ्यूजन क्या, अंग्रेजी तो है राष्ट्रभाषा हमारी। टू नॉट्स metals which are attract towards magnet are paramagnetic। हाँ बेटा नूतन सही। अरे तुम एक काम क्यों करते हो नूतन, तुम बच्चे उल्टा स्टेटमेंट क्यों बोलते हो? मैंने बोला पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेट, तुम भी यही बोलो ना। तुम ये क्यों बोलते हो जितने भी स्पीशीज होंगे जो मैग्नेट की तरफ आज अट्रैक्ट करेंगे पैरामैग्नेटिक है? ये तो उल्टा काम हो गया ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्स, तुम बोल रहे हो नहीं वाई भी होगा। मैंने कहा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज एक्सटर्नल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो तुम भी यही बोलो कि करता है। जरूरी तोड़ना है कि जो भी स्पीशीज एक्सटर्नल मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा वो पैरामैग्नेटिक ही हो। बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनमें से एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक है, बाकी और भी बहुत कुछ होते हैं। जब आएंगे कोर्स में तो पढ़ेंगे उसको। पैरामैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेट पे अट्रैक्ट करता है बस। अब ये मत कहना कि जो भी अट्रैक्ट हो रहा है वो पैरामैग्नेटिक हो गया। सर ऐसा क्यों? सही तो लग रहा है। फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पीशीज होता है। जब हमें पता ही नहीं है इनके बारे में तो हम ये कमेंट कैसे कर सकते हैं जनरली?
मतलब अच्छा। पैरामैग्नेटिक उसमें से बस एक टाइप अरे है। सपोज करो श्रीकांत पतला है, तो मतलब पतला मतलब श्रीकांत, तो हर एक पतले आदमी को श्रीकांत बोलूं मैं? नहीं सर। कैसी बातें कर रहे हो यार? आई सेड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज एक्सटर्नल मैग्नेट पे अट्रैक्ट होती है, तो कोई भी स्पीशीज मैग्नेट पे अट्रैक्ट होगी तो पैरामैग्नेटिक होगी, ऐसे थोड़ा ना होता है। जो बोला गया नहीं है सर, नहीं होता ऐसा। उसको बोलो, है ना? यस सर। या हाँ सर। ग्रेट, लिखो इसको। लिख लिया। ओके, okay guys, now listen. Question is, calculate the magnetic moment of certain calculate the magnetic moment of the given atoms. A nitrogen, B neon, C gallium, D maybe like copper, E make it strontium. सर सी गैलियम है ना? हाँ, गैलियम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। 7। नियॉन का? 10। बोरॉन का 20। कितना होता है? चुप, बोरॉन का कितना होता है? बोरॉन 5, एल्यूमिनियम का कितना होता है? बोरॉन का 13। 13। 13। 13, 13। 13। एल्यूमिनियम का होता है 13, 13 प्लस योर कितना? 18, कितना आएगा? 18। 31। 13 + 18 सर। हाँ, कितना आएगा? 13 31। प्लस 31। 31। 31। कॉपर 29। स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम 20 होता है, 20 प्लस 18 कितना? 38। 38। अंडरस्टूड? अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, तो उसके बाद बताते हैं। आउटर शेल का लिखना पड़ेगा। मेरे लाल पेलोस, लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैं लिखूंगा तो भी हो जाएगा, मैं करूँ मत सर, सॉल्व? कर रहे सर। जो रियल था वही लिखेंगे ना, वो ऑफ बॉस से आ रहा था वो नहीं लिखेंगे ना। बेटा इसमें तो जो ऑफ बॉस कॉपर आएगा के लिए वही रियल होगा ना। हाँ, एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर में रियल लिखोगे, और उतना तो आना चाहिए ना वैसा। हाँ सर हाँ बेटा। आपने कुछ वो लिखाया था ना, डायमैग्नेटिक स्पीशीज, हाँ कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हेलो, हाँ बेटा बोलना। डायमैग्नेटिक स्पीशीज जब सब लिख रहे थे तब डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तुझे लिखने का है अभी? नहीं नहीं, फिर? के बाद कुछ बताया क्या? नहीं, मैंने बस डायमैग्नेटिक के बाद ये क्वेश्चन दिया करने के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, करो सॉल्व, गिव मी अ मिनट।
हाँ जी सर आंसर बीएम, सर आंसर सर बीएम के टर्म्स में लिखना है। सर 2√2 है ना पहले का? देख लेते ना, पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 2 2s2 2p3 अगली आउटर बार का एस है टू या टू पूरा? बोला ना। P3 लास्ट में 2p होगा। ठीक है, तो इसमें S कंप्लीटली फिल्ड, P के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 तो जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा दैट विल बी 3 into 3 plus 2 बोहर मैग्नेटॉन। एग्रीड? √15 √15 बोहर मैग्नेटॉन। 15 दिया। तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। कैसे? बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट है ना। अच्छा सेकंड अच्छा वाला नहीं है ना सर? बेटा मैंने नाइट्रोजन की बात करी ना। मैग्नेटिक मूवमेंट आया तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो जहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है वो पैरामैग्नेटिक, जहां नहीं आ रहा है वो डायमैग्नेटिक। गेटिंग इट? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? सर आपने √15b के बाद क्या 1s2 दिखाया? 2s2 बोहर 2p6 मैग्नेटॉन लिखा है बेटा, क्या? और ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं है। तो अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? 0। तो इसे क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। गैलियम? स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक 2 2 6 2 10 6 2 6 2 20 30 30 प्लस 1 31। तो 1 2 3 4 2 3 4 and then 3। तो आई गेस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस yes sir तो मुझे क्या बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है गैलियम के पास? 5। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं गैलियम के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 21 √21। मैग्नेटॉन। I'll be getting √3 Bohr magneton. Just give me a minute, guys. Just copy that. गाइस आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है? हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ करना क्या है, कैसे करना है? इसका सर गैलियम का √3 बोर मैग्नेटॉन। पैरा डाया? पैरा। कॉपर? सर हाँ बेटा बोल। सर √35 है ना?
कैसे? सर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? वही पी के पास। किसके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? गैलियम के। गैलियम में कौन से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? टेल मी। सर P1 है ना। हाँ तो एक ही 5 ना। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसमें। हाँ तो एक ही है ना सिर्फ। P1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। सर शायद अनपेड का वो समझ रहा है कि कितने भरे नहीं है। बेटा एक ही तो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। अरे हाँ सर, हाँ सर समझा। 5 कैसे हैं? हाँ सर, मैंने वो इतने भरे नहीं है, मोहित ने सही बोला सर। और सर वाह। ओके, कॉपर का कितना है? वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, your 3p6, 4s1, 3d10. Agreed? यस सर। कॉपर के अंदर एक्सेप्शन आता है ऑब्बा प्रिंसिपल का, करेक्ट? तो मुझे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर। एस में यस सर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 तो कितना आ जाएगा? √3bm। तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कोई डाउट? हाँ सर। स्ट्रॉन्शियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। स्ट्रॉन्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सर लिखा। क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। 4p6 फिर 5s2। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नो सर। कोई डाउट? नो सर। गेटिंग अ पॉइंट। सर एक डाउट था अलग बोल से। बेटा। सर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल रहते हैं क्या? सर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल रहते हैं ना? हाँ सर उसका रिएक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है ना कि वो एलिमेंट रिएक्ट करेगा या नहीं ज्यादा? देखो होता है, वो बाद में पढ़ोगे। ओके सर। ठीक है, अगर तू ऑलरेडी स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। हाँ, गेटिंग इट? ओके सर समझ। या गाइस आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके okay guys, what we have to do next here is Pauli's exclusion principle. सर इसका ड्रॉबैक्स नहीं है ना कोई? नहीं रे। Pauli exclusion principle. What is Pauli exclusion principle? ये क्या कहता है सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। No two electrons in an atom can have same set of all 4 क्वांटम नंबर कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड? यस सर।
अब एक काम करते हैं, समझते हैं इस चीज को, इससे तुम्हें एक और चीज पता लगेगी। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लिए सर हाँ बेटा, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते? बेटा क्वांटम नंबर सेम नहीं होते उनके, अच्छा मतलब रंग रूप रेखा सब सेम रहता है, क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, है ना श्रीकांत? ओके ओके ओके। हाँ, नाउ लिसन, इलेक्ट्रॉन ए, इलेक्ट्रॉन बी, अब इसका ना NLMS देख लेते हैं, NLMS। एक काम करते हैं, दोनों का N सेम रखते हैं, लेट से 4, दोनों का L सेम रखते हैं, लेट से 2। एक बार बताओ, N 4 है और L 2 है, तो किस सबशेल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कौन सा डी? 4D 4D। तो 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है दोनों, पता है ना? अगर ये 4D है तो m वैल्यू क्या होगा? 0, -1, +1, -2, +2, ये इनका m वैल्यू होगा। हर एक ऑर्बिटल का एक m वैल्यू होता है। मैंने क्या किया, दोनों का m वैल्यू सेम रखा, मैंने कहा ऐसे की तैसे दोनों का तीनों क्वांटम नंबर सेम कर देता है। तो अगर दोनों का m वैल्यू सेम रखा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे? Z। अगर ये DZ। ऐसे dz², एक बार बताओ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक अपोजिट स्पिन के साथ। अपोजिट स्पिन। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एक का स्पिन +½ होगा, एक का स्पिन देखो, माइनस मैंने हाफ। बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि इनके सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाए। अगर मैं NLM भी लेके आया साथ में, राइट, अगर मैं NLM सबको सेम कर दिया तो पता लगा कि स्पिन क्वांटम नंबर 2 का दे दिया, तो क्या किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर सेम क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, और इसका एक और मतलब निकलता है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 electrons which are spinning in opposite direction. Guys, लिख लो। गाइस, लिख लिया? यस सर। यस सर। आगे चलें। यस। यस सर।
हाँ 2 मिनट का लास्ट है। ओके तो इसीलिए हम लोग हर बॉक्स में सिर्फ 2 एरो दिखाते हैं, एक अप वाला एक डाउन वाला। हाँ डन सर। ओके मोहित आज हो जाएगा चैप्टर। Listen, there is a particular rule known as selection rule. ठीक है? What do you mean by selection rule? आयुष क्या कर रहा है? For सर गलती से multi-electronic species, for a multi-electronic species, that is atom, the electron will make only those transitions between the shells where delta L, that is change in azimuthal quantum number, is plus minus 1. ये इसका क्या मतलब हुआ? सर ये पॉली एक्सक्लूजन का ही है बेटा नहीं बेटा, सिलेक्शन रूल अलग है, पॉली एक्सक्लूजन खत्म हो गया। अच्छा सिलेक्शन रूल है, नया टॉपिक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इसका कहने का क्या मतलब है। पहले तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लो, He+ ले लो, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली एन वैल्यू पे डिपेंड करती है, n+l पे डिपेंड नहीं करती। यस सर। हाँ, तो अगर एन पे डिपेंड करता है तो 1s का एनर्जी कम होता है, 2s का एनर्जी 2p का एनर्जी इक्वल होता है, फिर 3s का एनर्जी 3p का एनर्जी 3d का एनर्जी इक्वल होता है, देन 4s का एनर्जी 4p का एनर्जी 4d का एनर्जी 4f का एनर्जी। गेटिंग इट? तो वो एल पे डिपेंड नहीं करता है। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं तो ऑब्बा प्रिंसिपल वैलिड होता है, राइट? यस। अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करो, सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, मुझे ना इसको थर्ड शेल में डालना है। थर्ड शेल में 3s भी है, थर्ड शेल में 3p भी है, थर्ड शेल में 3d भी है। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p से मेरे को इसको लेट्स से फोर्थ शेल में डालना है लेट्स से, तो 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है। अब एक बात बताओ, s का l वैल्यू कितना है? 0। ओके, इसका l वैल्यू कितना है? 0। देखा, बताओ जब इलेक्ट्रॉन 1s से 3s में गया तो l वैल्यू में कितना चेंज आया? 0। और अगर उसने ट्रांजिशन करना है तो कितना चेंज आना चाहिए? प्लस माइनस 1। ट्रांजिशन होगी? नो सर। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो s से कहाँ पे भेजूं उसको? 3p पे। ये होगा क्या? 3d पे जाएगा? नहीं। कौन सा रूल है ये? सिलेक्शन रूल। अच्छा, अब 2p में इलेक्ट्रॉन, 2p में कहाँ से जा सकता है? सर 4s। सर 4s में जा सकता है। हाँ, 4s और 4d। 4s में जा सकता है और 4d 4d में जा सकता है, बाकी जगह नहीं जा सकता। गेटिंग इट? यस। और आप रिपीट करो ना। पहले बेटा केस मैंने में कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इफ इट इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल और हायर लेवल से लोअर लेवल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है,
तो मेक श्योर दैट उसका जो चेंज इन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा ना वो +1 हो या -1 हो। अगर S में है तो 0 है, तो S से P में जाएगा, बिकॉज 0 से 1 होता है उसका। तो चेंज इन डेल्टा L क्या आया? 1। गेटिंग इट? चलो ग्रेट। गाइस सर हाँ देवांग। इस रूल से बस हाँ हाँ सर 1s से 3p में जाके फिर 3p से 3d जा सकता है ना? हाँ जा सकता है, जा सकता है। हाँ वही पूछना था। सर बेटा एक बात बताओ, 3p और 3d का एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? सेम है। ए यार तुम ना मतलब भाड़ में जाओ, मल्टीपल अलग यूनिट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात हो रही है। अलग है, अलग। सेम है कि अलग है? अलग अलग है। हाँ तो ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं है? है सर। बस डन। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था और सर इलेक्ट्रॉन चाहे तो किसी भी मतलब शेल में जा सकते हैं ना? हाँ बेटा, एक सबशेल से दूसरे सबशेल में तभी बस जाएगा जब ऑर्बिटल्स पे डेल्टा L लिमिटेशन है। प्लस या -1 हो, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके सर, मतलब डन हो सब गई शेल बात। पे लिमिटेशन है। हाँ ओके सर हाँ बेटा बोलो। सर ये अपने राइट कॉर्नर पे क्या बताया सर? ये मैंने मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए बताया, ये मोनो के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए। मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए जो एनर्जी है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एन वैल्यू। सर आप एंड में क्या बता रहे थे? वो क्या कह रहे हो बेटा? एंड में क्या बता रहे थे? वो 3D 3p और डी एनर्जी सेम नहीं होता, उसके बाद क्या कहा आपने? वो पूछा मेरे से, किसी ने पूछा कि 3p से 3d में जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, बिकॉज डेल्टा L +1 है। हाँ सर। सर सिर्फ +1 ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं जाएगा। +1 या -1 ओम? हाँ सिर्फ +1 नहीं, +1 या -1। ओके मतलब गाइस। सिर्फ ऑर्बिटल पे रिस्ट्रिक्शन है? क्या? सिर्फ ऑर्बिटल पे ही रिस्ट्रिक्शन है? क्या बोल रहा सब है? शेल। क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। और आपने जहाँ से डायग्राम ऑर्बिटल में बनाया है। ना, हाँ आप बाहर से एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा डायग्राम बेटा? वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर। देख बेटा 2p पे इलेक्ट्रॉन, एक बात बता, p का L वैल्यू कितना है? 1 ओके, s का L वैल्यू कितना है? 0 p का कितना है? 1 d का कितना है? 2। तो 1 में से अगर 0 गया तो चेंज कितना? सर आवाज नहीं आ रही। बेटा 1 में से 0 हुआ तो चेंज कितना आया? कहाँ गई बेटा दृश्या? सर आई कैन नॉट हियर यू। ए गाइस, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके दृश्या, यस सर। अभी आवाज आ रही है? चेंज इन L वैल्यू कितना आया? नहीं आया। अरे L वैल्यू कितना है इधर? 1 इधर कितना L वैल्यू? 0। डिफरेंस निकालना आता है? फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया? 1। -1। ओके 0 - 1 कर।
तो -1 वाला होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब P में होगा क्या? 1 - 1 कितना होता है? 0। 2 - 1 कितना होता है? 1। हाँ, तो ये वाला होगा, राइट। 3 - 1 कितना होता है? 2। तो ये वाला होगा क्या? 2p से 4f। नहीं। हाँ, समझ में आया? हाँ देख। सर हाँ बेटा, तू भी बोल। एक बार छोटा सा ये क्या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में मैंने बोला पता है क्या बोला यार, अगर तुमने नोट्स गलती से भी पहले पढ़े होते ना, तो n क्वांटम नंबर के अंदर और l क्वांटम नंबर के अंदर ना, मैंने कहा था कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर अगर एनर्जी की बात करो तो एनर्जी सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड करती है। मतलब जितने सबशेल सेम शेल पे आते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड होता है। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए तुमने ऑब्बो प्रिंसिपल किया है, राइट? यस सर, 1s यस सर। 2s 2p थैंक यू सर। अरे सुन तो ले अब। हाँ सर। ये जो सिलेक्शन रूल है किसके लिए वैलिड है? ये +1 और -1 के डिफरेंस के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। बस समझा? यस सर। चल आगे चले। यस सर। ओके गाइस, एक क्वेश्चन आया था जेई में 2014 शायद, हाँ 2014। एन इलेक्ट्रॉन made a transition from ground level to third shell in He plus ion have a degeneracy of 9 excluding spin. If an electron makes a transition from ground state to second excited state, in H minus ion, then what will be its degeneration? Degeneracy, level of degeneracy, state of degree of degeneracy. सेम चीज होती है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। बात समझ में आई? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम क्या? एनर्जी। एनर्जी। गेटिंग इट? नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब क्या हुआ? पहले तो ये बताओ, He प्लस, गाइस देखो, सारा कंसंट्रेशन यहाँ लेके आना, सिर्फ ढंग से सुनना।
एंड जहां नहीं समझ में आया तो उसी वक्त रोक देना, बाद में खत्म होने के बाद दोबारा मत पूछना, बीच में ही रोक देना, ठीक है। He+ मोनो इलेक्ट्रॉनिक है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। सिलेक्शन रूल फॉलो करेगा? नहीं। अच्छा, तो He+ का इलेक्ट्रॉनिक कितने इलेक्ट्रॉन है He+ के अंदर? 1 एक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। कौन से शेल पे जा रहा है? थर्ड शेल में क्या क्या है मेरे पास? 3s 3p 3d। 3d। ओके, 3s है, 3p है, 3d है। 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में कितने? 3 में 5। मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए क्या ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? सेम है। अगर सबकी एनर्जी सेम है तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए जिनकी एनर्जी सेम है? 9। अरे हाँ, ये डीजेनरेसी होती है। क्या होती है? डीजेनरेसी। ठीक है। और अगर बोलता कि डीजेनरेसी इंक्लूडिंग स्पिन, तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी डालता, तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनकी एनर्जी सेम है? 18। हाँ, तो आंसर क्या था? 18। गेटिंग इट? जनरली एक्सक्लूडिंग स्पिन करते हैं। एक्सक्लूडिंग स्पिन का मतलब होता है सिर्फ ऑर्बिटल काउंट करते हैं। गेटिंग इट? यस सर। 18 क्या बोला आपने? बेटा एक बात बता, इंक्लूडिंग स्पिन बोला, इसमें एक्सक्लूडिंग स्पिन लिखा है ना? हाँ। इंक्लूडिंग स्पिन का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज स्पिन भी डाल दो और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी डाल दो, तो कितनी एनर्जी आ जाएंगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेम एनर्जी के? तो डीजेनरेसी के बाद क्या? बेटा डीजेनरेसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम एनर्जी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी मतलब एक्सक्लूडिंग स्पिन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम एनर्जी मतलब इंक्लूडिंग स्पिन। गेटिंग इट? यस सर। तो सर अगर स्पिन मैंने अपोजिट हुआ तो सेम ही एनर्जी है। हाँ ऑब्वियसली बेटा, ऑर्बिटल सेम है तो एनर्जी सेम ही होगी ना, बिकॉज एनर्जी तो ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है। यस सर। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्सक्लूडिंग स्पिन है तो मैं क्या काउंट करूंगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलो ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, H- है, H- के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक भी नहीं। एक मिनट, क्या कह रहा है? एक है। दो दो है, सॉरी, दो है। दो है, तो उसको मोनो बोलो या मल्टी बोलूं? मल्टी। मल्टी। 1s2। इस शेल में ट्रांजिशन कर रहा है। थोड़ा सा फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में चार ऑर्बिटल, 4 सबशेल्स आते हैं। 4s 4p 4d 4f। क्या सबका एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग है। अलग अलग है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है। प्रिंसिपल फॉलो होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल ना? हाँ सर। तो थर्ड आएगा ना, फोर्थ क्यों बोला? आपने थर्ड शेल बोला। तो तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, राइट? क्या आप ये मेरा नाम लोगे? श्रीकांत बोला सर। अभी मेरा नाम लो, सब मेरा नाम। हाँ, नहीं बोला इसके। अब मुझे ये बताओ, तीनों की एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? अलग है। तो 1s के बाद 1s से कहाँ पे शिफ्ट मारेगा? 3s में। 3p पे मारेगा। 3p पे मारेगा। मोहित यस सर। कहाँ मारेगा शिफ्ट? 3p। डेल्टा एल क्या होना चाहिए?
प्लस और प्लस माइनस माइनस वन। प्लस और माइनस में। प्लस और माइनस में। तो 3p में p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है? 3 3 तो उसका डीजनरेसी कितना आया? 3 डन, बस ओवर। यही था। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर? हाँ, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर वो तब होगा। 99% लोगों ने गलत किया था इसको। हैं? कैसे? हाँ समझ में ही नहीं आया था उनको करना क्या है। डीजनरेसी डीजनरेसी का मीनिंग दिया था क्या? नहीं, इसलिए इसीलिए। और सिलेक्शन रूल भी नहीं पता था उनको। जी प्लस का मतलब दिया है वो काम का नहीं है कुछ, सिर्फ वो क्या? डीजेनरेसी का मीनिंग जानने के लिए। एच प्लस का जो भी दिया है वो सिर्फ डीजेनरेसी का मीनिंग जानने के लिए दिया होगा। हाँ हाँ, ओके, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? विल ओके वाइंड अप सर। नाउ, ठीक है? लिख लिया तुमने? 1 मिनट। सर लास्ट का पार्ट मुझे नहीं समझा था, और सिलेक्शन रूल समझा, उसके बाद नहीं समझा। बेटा एक बात बता, अगर 3s से 1s से 3p जा रहा है तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के? 3 है। हाँ, तो कितना डीजनरेसी हुआ? 3। समझा? ओके। 3 ही होगा ना, हाँ हाँ 3 ही होगा, 3 ही होगा। बिकॉज 3 ऑर्बिटल है सेम एनर्जी के। सर 9 डीजनरेट के बाद क्या बताया आपने? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा अगर 9 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो डीजनरेसी 9। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के अंदर इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमें सिलेक्शन रूल फॉलो करना पड़ता है। तो 1s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s से 3p पे